हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में स्वागत है। आज बच्चों मेरा टॉपिक है वो ट्रांसपिरेशन से ही रिलेटेड है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने ट्रांसपिरेशन का जनरल आइडिया आप लोगों को दिया था। एक्चुअली में क्या है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ये फिर थ्री टाइप्स का मैंने आपको क्लासीफाई किया था: लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। एंड आउट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, stomatal transpiration is main type of the transpiration. क्लियर? अब स्टोमेटा में, स्टोमेटा को आपको समझना है। स्टोमेटा का इवन मैंने आपको जनरल डिस्क्रिप्शन दे दिया था। इवन आपको ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि स्टोमेटा का शेप कैसा है। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि डाइकोट में जो स्टोमेटा हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और लोअर सरफेस पर इनका नंबर ज़्यादा होता है, जबकि मोनोकॉट के केस में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। स्टोमेटा लीफ की दोनों सरफेस पर इक्वल नंबर में मिलते हैं। क्लियर? इसके बाद में गार्ड सेल्स की बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स इन द डाइकोट एंड दे आर मेड अप ऑफ डम्बल शेप गार्ड सेल इन मोनोकॉट। क्लियर? अब जनरल में यहाँ पे बात करूँ आपको तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजनिंग के रिगार्ड्स तो सबसे जो बेस्ट थ्योरी है वो पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थ्योरी है, जो स्टोमेटा की ओपनिंग को एक्सप्लेन करती है। क्लियर? यहाँ पे मैं जनरल आपको स्टोमेटा की बात करूँ डाइकोट के केस में, इस तरीके के किडनी शेप के स्टोमेटा मिलते हैं एंड these are two guard cell. Outer wall is thin होती है, inner wall this one that is the thick. Inner wall of guard cell is thick and elastic. Clear? That is the inner wall of guard cell which is thick and elastic. Clear? तो ये गार्ड सेल के बारे में हो गया। Clear? These guard cells around covered by a specific type of epidermal cells called as subsidiary cells, These cells also known as accessory cells and helper cells. These are the subsidiary cells. Subsidiary cells, accessory cells, helper cells. क्लियर? अब यहाँ पर आप ये समझना है आपको कि गार्ड सेल्स इंटरनली इसके अंदर रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। क्लियर? रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक microfibrils are present. Cellulosic microfibrils. क्लियर? और ये सेल वॉल के ही एक्सटेंशन है, गार्ड सेल की सेल वॉल के ही क्या है, ये एक्सटेंशन है और ये स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? कि स्टोमेटा आप जानते हैं कि जब टर्गर प्रेशर चेंज होता है तो टर्गर प्रेशर चेंज की वजह से स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स हैं वही मूव करती हैं। ठीक है? और उस मूविंग में सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? इसके बाद में गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मिलते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मिलते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है
कि एपिडर्मिस में किसी भी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, केवल गार्ड सेल में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये ग्रीन सेल्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में ये जो ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्टोमा। इसको स्टोमा बोलते हैं। क्लियर? और ये जनरली, ये जो ओपनिंग क्यों आती है कि जनरली क्या है कि जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है गार्ड सेल में, ठीक है, तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो गार्ड सेल की आउटर वॉल है दैट बल्जेस आउट, ये बल्जेस हो जाती है, थोड़ी सी स्वेल अप हो जाती है, और इस पर जो इनर वॉल है, इनर वॉल पर एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, और उस फोर्स के लगने से एक क्रीसेंट शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, जिसको स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं। क्रीसेंट का मीन्स होता है कि हाफ मून शेप, क्वार्टर मून शेप स्ट्रक्चर। क्वार्टर मून शेप स्ट्रक्चर क्रीसेंट का मीनिंग है। क्लियर? और ये इसको स्टोमा, इसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो ऑल द सेल्स दैट इज गार्ड सेल्स, subsidiary cells along with the stoma that forms the stomatal apparatus. क्लियर? इस तरीके से ये डाइकॉट का स्टोमा हो गया। मोनोकॉट में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गार्ड सेल है वो डंबल शेप होती है। क्लियर? और वहां पर भी जो आउटर वॉल है मोनोकॉट में भी गार्ड सेल्स की क्या है, थिन होती है, इनर वॉल थिक होती है। सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। क्लियर? अब यहां पर हम ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करते हैं। ठीक है? यदि मैं आपसे यहां पे ये बात बोलूं कि इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। इवन इसको समझाने के लिए टाइम टू टाइम कई साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग हाइपोथेसिस, अलग अलग थ्योरी प्रपोज की, लेकिन जो बेस्ट यहाँ पे थ्योरी आती है दैट इज कॉल्ड एज बेस्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन opening and closing of stomata, that is called as potassium ion hydrogen ion exchange theory. Clear? That is also known as active potassium ion hydrogen ion exchange theory, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस यहाँ पे जो आयन्स हैं वो एक्टिवली मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है? और जनरली इस थ्योरी में जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन एंड इफ्लक्स ऑफ एच आयन। क्लियर? ये मेन प्रिंसिपल है इसका। क्लियर? मतलब क्या है कि आयन एक्सचेंज मेथड है ये, और इसमें क्या है कि स्टूडेंट, हम आयंस की मूवमेंट को फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है? और यदि आयंस आउटसाइड मूव हो रहे हैं तो इसको इफ्लक्स बोलेंगे, और इनसाइड मूव हो रहे हैं तो इनफ्लक्स इसको बोलते हैं। क्लियर? अब इस थ्योरी को स्टार्टिंग में फ्यूजिनो ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, लेकिन इस थ्योरी की जो डिटेल्ड स्टडी वो लेविट ने की थी। किसने? लेविट। डिटेल्ड स्टडी ऑफ पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी वाज बाय लेविट। क्लियर? तो ये आप जनरल आइडिया इसमें ध्यान रख सकते हैं। इवन अब इसको आप समझने की कोशिश करें। ठीक है? आपके मन में एक बात होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में जो स्टोमेटा हैं वो डे टाइम में ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं। ठीक है? अब इसका भी एक रीजन है कि स्टोमेटा मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में डे टाइम में ओपन क्यों होते हैं और नाइट में क्लोज क्यों होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, और क्लोजिंग स्टोमेटा की एक पैसिव प्रोसेस है। क्लोजिंग क्या है? पैसिव प्रोसेस है। अब एक्टिव प्रोसेस है तो उसके लिए क्या है? एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है? और एटीपी डे टाइम में ही जनरेट होंगे। क्यों? आप देख रहे हैं कि जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हैं। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन डे टाइम में चलती है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में एटीपी जनरेशन हो जाता है। इसलिए स्टोमेटा ओपनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है और क्लोजिंग ये एक पैसिव प्रोसेस है। यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आयंस इन एंड आउट होते हैं नाइट टाइम में। इज इट क्लियर? क्योंकि वहाँ क्या है, नाइट टाइम में ना तो फोटोसिंथेसिस होना है, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज ही रहते हैं, तो रेस्पिरेशन भी इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है, तो एटीपी जनरेट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब एटीपी जनरेट नहीं होंगे तो यूटिलाइजेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपकी समझ में आया कि स्टोमेटा डे में ही क्यों ओपन होते हैं और नाइट में क्यों क्लोज होते हैं, उसका रीजन ये है। अब इस प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करें कि जनरली गार्ड सेल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल में क्या है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से क्या है कि कार्बोहाइड्रेट पीईपी में चेंज होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में आप देखते हैं ना तो पूरा एक साइक्लिक इवेंट्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स के हेल्प से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पिकअप द CO2, क्लियर, CO2 को पिकअप करता है, जिसके रिजल्ट एंड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसके बाद आफ्टर दैट इट कन्वर्ट इनटू द मैलिक एसिड, it convert into the malic acid and malic acid dissociates further into malate ion and H ion, मैलेट आयन एंड H आयन में डिसोसिएट हो जाता है। अब क्या है कि जो मैलेट आयन और H आयन है, अब यहाँ पर आयन की मूवमेंट होती है कि जो H आयन है दे मूव आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड मूव करते हैं। तो H आयन कहाँ है, ये H आयन गार्ड सेल से कहाँ चले जाते हैं, सब्सिडरी सेल्स में आ जाते हैं, ठीक है। गार्ड सेल से H आयन सब्सिडरी सेल्स में आ जाते हैं। अब सब्सिडरी सेल्स के आयन गार्ड सेल्स में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, गार्ड सेल्स में। तो ये इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन एंड इफ्लक्स ऑफ H आयन, यही इस थ्योरी का प्रिंसिपल है, क्लियर। अब यहाँ पर जो पोटेशियम मैलेट है, पोटेशियम मैलेट है, अब मैलेट आयन से ये कन्वर्ट, ये मैलेट आयन से बाइंड अप कर गया, पोटेशियम मैलेट बन गया। और पोटेशियम मैलेट यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या होगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगी। एंडोस्मोसिस हो जाएगी इसका मतलब ये है कि वाटर मूव करेगा सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स में, ठीक है, वाटर मूव करेगा और वाटर मूविंग की वजह से जो गार्ड सेल है इट बिकम टर्जिड, ये टर्जिड हो जाएगी और टर्जिड होने से फिर क्या है, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, क्योंकि टर्जिड होने से जो आउटर वॉल है गार्ड सेल्स की ये बल्जेज आउट होगी और जो इनर वॉल है इस पर एक प्रेशर, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा, टर्गर प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है क्रीसेंट शेप में आ जाएगी, क्वार्टर मून शेप आ जाएगी, जिसके रिजल्ट एंड से क्या आएगी, स्टोमा बन जाएगा, मीन्स स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। स्टोमेटा क्या है, ओपन हो जाएंगे। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी की वजह से डे टाइम में क्या है कि गार्ड सेल में, गार्ड सेल की जो पीएच है वो भी क्या है, इंक्रीज होती है, पीएच इंक्रीज होती है, क्लियर, पीएच इंक्रीज होती है और नाइट में इसका क्या है, रिवर्स हो जाता है, क्लियर। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ये H आयंस काफी अमाउंट में रिलीज करते हैं, इससे पीएच इसके क्या इंक्रीज हो जाती है और नाइट में इसका रिवर्स हो जाता है, मींस पीएच डिक्रीज होती है स्टोमेटा की, मींस गार्ड सेल्स की। इज इट क्लियर, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो क्या है कि अब यहाँ पे आप शॉर्ट में इतना याद रख सकते हैं कि डे टाइम में मैलिक डे टाइम में जो मैलिक एसिड है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और वो डिसोसिएट हो जाता है मैलेट आयंस में और H आयंस में। एंड H आयन क्या है, आउटवर्ड मूव कर जाते हैं, कहाँ, सब्सिडरी सेल्स में, और इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन इनवर्ड मूव कर जाते हैं गार्ड सेल्स में। इसके बाद में पोटेशियम आयन बाइंड विद द मैलेट एंड फॉर्म पोटेशियम मैलेट, ठीक है, क्या बन जाता है,
पोटेशियम मैलेट बन जाता है, और पोटेशियम मैलेट की वजह से फिर यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है गार्ड सेल का वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है। देन एंडोस्मोसिस टेक्स प्लेस। एंडोस्मोसिस होने की वजह से गार्ड सेल बिकम टर्जिड एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच स्टोमेटा बिकम ओपन्ड। इज इट क्लियर? स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और इसका जो रिवर्स है वो नाइट में होता है। जितने भी रिएक्शंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं डे टाइम में, उनका रिवर्स नाइट में हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटा क्या है, क्लोज हो जाते हैं। और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से, ठीक है, जो एबी है वो एक्टिव हो जाता है। एबीए क्या है, एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने से इस आयन की मूवमेंट्स जो आप देख रहे हैं, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन एंड इफ्लक्स ऑफ एच आयन, इसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, इसको क्या है, रिवर्स कर देता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच स्टोमेटा बिकम्स क्लोज्ड। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स होता चला जाएगा, आप एग्जैक्ट रिवर्स कर लीजिए। तो इस तरीके से, हालांकि यहाँ पर एक बात है कि कैम प्लांट्स में ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पर जो स्टोमेटा हैं वो डे टाइम में क्या है, क्लोज होते हैं और नाइट में ओपन होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ये इसका रीज़न आपको फोटोसिंथेसिस में जब आप कैम साइकिल स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। इज इट क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब यहाँ पर जो एक पॉइंट और मैंने बताया था आपको कि जो ये सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स हैं, सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स क्या हैं, ये एक्चुअली में क्या है कि गार्ड सेल की सेल वॉल एक्सटेंडेड होकर के रेडियली अरेंज्ड ये फाइब्रिल्स हैं जो गार्ड सेल को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गार्ड सेल ही यहाँ पे क्या है, मूव करती हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये क्या है एक्चुअली में, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाई रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स। क्लियर? ये बात आप समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें बात की जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्लियर? अब यहां पर मैं बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग में, तो दो टाइप के फैक्टर यहां पे ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। एक एक्सटर्नल फैक्टर्स, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर, और एक इंटरनल फैक्टर्स, एक इंटरनल फैक्टर्स। क्लियर? अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की मैं बात करूं तो सबसे अच्छा जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। टेम्परेचर अफेक्ट करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। दूसरा, ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन। थर्ड, विंड वेलोसिटी, ये अफेक्ट करती है ट्रांसपीरेशन को। और फोर्थ, यहाँ पे लाइट को भी आप देख सकते हैं, लाइट भी अफेक्ट करती है। और फिफ्थ में आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को। क्लियर? इसके बाद में इन फैक्टरों के बारे में मैं आपको जनरल यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, आप सुनते चले जाइए। इवन क्रैश कोर्स में थोड़ा सा जल्दीबाजी सी होती है। क्लियर? जब पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत आराम से बताया जाए तो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में अच्छा लगता है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स, कि ऑल एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेटेड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपीरेशन भी क्या है, इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट तक। यदि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा एक्सेस में यदि टेम्परेचर हो जाएगा तो ट्रांसपीरेशन स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा क्लोज यहाँ पे क्यों हो जाएंगे? वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर यहाँ पर प्लांट के लिए स्ट्रेस सिचुएशन बन जाएगी, और स्ट्रेस सिचुएशन में एबीए वर्क करेगा और स्टोमेटा को क्लोज करेगा।
इज इट क्लियर? क्योंकि प्लांट हार्मोन्स का भी रोल है स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग में। ओपनिंग में बेसिकली साइटोकाइनिन हेल्प करता है और क्लोजिंग में स्पेशली एब्सिसिक एसिड वर्क करता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? इवन यहाँ पर यदि हम Q10 की बात करें, टेम्परेचर क्विसेंट की बात करें ट्रांसपिरेशन के लिए, तो यहाँ पे जो Q10 है वो 2 होता है। ठीक है, Q10 2 का मतलब क्या है कि एवरी 10 डिग्री राइज टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो डबल हो जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी आपको पता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज द ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मीन्स यदि इन्वायरमेंट ज़्यादा ह्यूमिड होगा तो ट्रांसपिरेशन स्लो होगा। क्यों? क्योंकि स्टोमेटल कैविटी में जो वाटर वेपर्स हैं वो डिफ्यूज फास्ट नहीं होंगे, उनका डिफ्यूजन स्लो होगा, इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या है, स्लो होगी। तो ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके बाद में विंड स्पीड की बात करें तो विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ट्रांसपिरेशन। मीन्स सीधा सा कंसेप्ट है कि यदि लीफ की सरफेस पर वाटर वेपर है तो फास्ट विंड, यहाँ पे विंड यदि होगी, ठीक है, तो वाटर वेपर को क्या है वो रिमूव करती जाएगी और धड़ाधड़ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। तो विंड स्पीड के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपिरेशन। क्लियर? अब मैं यहाँ पर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात करूँ, नेक्स्ट लाइट की बात करता हूँ। लाइट इवन ट्रांसपिरेशन के लिए जो बेस्ट लाइट है वही जो फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, कि ब्लू एंड रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन भी मैक्सिमम ब्लू एंड रेड रीजन में ही होता है। इवन क्या है कि यदि आप ये सोचिए कि लाइट ऑप्टिमम लाइट ही चाहिए, उसमें ही ट्रांसपिरेशन क्या है, नॉर्मल होगा, लेकिन लाइट इंटेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन और हाई लाइट इंटेंसिटी यदि आती है तो उस सिचुएशन में स्टोमेटा क्या है, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी प्लांट्स के लिए क्या है, स्ट्रेस सिचुएशन बन जाएगी। इज इट क्लियर? इसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ट्रांसपिरेशन होता है। इसका रीजन यही है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम होता जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगी और ट्रांसपिरेशन भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। इवन मैं आपसे ये बात करूं, यदि इस रीजन का प्लांट है उसको हिली रीजन पे हम लेके जाएं, ठीक है, हिली रीजन पे, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या है, कम होता जाएगा, लेकिन डिफ्यूजन वहाँ पे क्या है, फास्ट रहेगा, और फास्ट डिफ्यूजन होने की वजह से ट्रांसपिरेशन भी क्या है, फास्ट रहेगा। तो इस रीजन के यदि मैं प्लांट्स को हिली रीजन पे वहाँ पे ले जाऊँ तो ट्रांसपिरेशन क्या है, बढ़ेगा वहाँ पर। ठीक है, बढ़ जाएगा ट्रांसपिरेशन। इज इट क्लियर? इसके बाद में मैं इंटरनल फैक्टर्स की मैं बात करूं तो इंटरनल फैक्टर्स में आप देख सकते हैं कि स्टोमेटा का नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा है, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा। ठीक है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये ट्रांसपिरेशन को क्या है, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटल नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ये अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को। ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन को क्या है, अफेक्ट करेगा। परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, इवन एक टर्म आती है दैट इज द स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। तो स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी क्या है कि द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन भी क्या है, ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, सीधा लिंक है ट्रांसपिरेशन के साथ में, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। ठीक है, यदि प्रॉपर वाटर होगा, ठीक है, तो क्या है, ट्रांसपिरेशन भी होगा। क्लियर? तो वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट मीन्स सॉइल में जब एबंडेंस में वाटर होगा तो ट्रांसपिरेशन भी होगा, मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी तभी ट्रांसपिरेशन होगा, नहीं तो
नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में एक टर्म आती है कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर में मैं बात करूं, ठीक है, तो ये भी ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करता है। क्लियर? ठीक है, मतलब क्या है कि जो मतलब कैनोपी ट्रीज होते हैं और कैनोपी ट्रीज के नीचे अंदर बहुत सारे हर्ब्स श्रब्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उन कैनोपी ट्रीज के अंडर जो प्लांट्स हैं उनमें क्या है कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम होता है। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या है, कम होता है। इज इट क्लियर? क्योंकि वहां पे जो लीव्स हैं वो कवर्ड हो जाती हैं। ठीक है, लीव्स कवर्ड हो जाती हैं बाई कैनोपी ऑफ द ट्रीज, तो ट्रांसपीरेशन क्या है, अफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद में लीफ साइज की बात करें। ठीक है, लीफ साइज में हम देखें तो जितनी ज़्यादा बड़ी लीफ होगी, लार्जर लीफ होगी, उसमें स्टोमेटा उतना ही उसमें ट्रांसपीरेशन मैक्सिमम होगा। मीन्स लार्जर लीफ में ट्रांसपीरेशन मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू स्मॉलर लीफ। क्लियर? इज इट क्लियर? इसके बाद में हम लीफ ओरिएंटेशन की बात करें तो लीफ ओरिएंटेशन के बेस पर जनरली जो लीफ, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक्सपोज रहेंगी तो उनमें ट्रांसपीरेशन अधिक होगा, लेकिन जो लीफ ओब्लिकली प्लेस्ड हैं उनमें ट्रांसपीरेशन कम होगा। जैसे मैं ये बात करूं कि एक लीफ ये है, क्लियर, और एक लीफ ये है, तो एक लीफ तो ये तो क्या है, ये तो पूरी तरीके से एक्सपोज है, लेकिन ये लीफ क्या है, ओब्लिकली प्लेस्ड है, तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इस लीफ में क्या है, ज़्यादा रहेगी। इज इट क्लियर? बात समझ रहे हैं ना आप? इसके बाद में मैं एक और यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ कि इस तरीके की जो लीफ है फुली एक्सपोज, ये डाइकोट में देखने को मिलती है और इस तरीके की लीफ मोनोकोट में देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? अब एक और टर्म यहाँ पे आती है रूट शूट रेशो। ठीक है, रूट शूट रेशो भी ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करता है। रूट शूट रेशो का मीनिंग ये है कि रूट शूट रेशो जितना हाई होगा ट्रांसपीरेशन रेट भी उतनी ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि रूट शूट का जो मीनिंग ये है कि हाईली एक्सटेंडेड रूट। ठीक है, मतलब क्या है, रूट शूट रेशो में जिस प्लांट्स की जो रूट सिस्टम है वो एक्सटेंसिवली डेवलप होगा, ठीक है, तो वहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, मोर होगा, और वाटर एब्जॉर्प्शन मोर होगा तो ट्रांसपीरेशन भी क्या है, मोर होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि रूट शूट रेशो also affect the rate of transpiration, means higher will be the root shoot ratio, more will be the transpiration, more will be the transpiration. Is it clear? ठीक है, तो हाई रूट शूट रेशो, हाई रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्लियर? इसके बाद में लीफ मॉडिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे हम लीफ में मॉडिफिकेशन देखते हैं कि स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिलॉड में कन्वर्ट हो जाती हैं, फाइलोक्लैड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जहाँ भी लीफ मॉडिफिकेशन है वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या है, स्लो होगा, लो होगा वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। इज इट क्लियर? तो लीफ मॉडिफिकेशन रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर हो जाते हैं जो ट्रांसपीरेशन को क्या है, अफेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? अब मैं एक और यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which reduces the transpiration, is known as एंटी ट्रांसपेरेंट्स। और एंटी ट्रांसपेरेंट में मैं बात करूं तो कुछ केमिकल्स हैं लाइक दैट, एक पमा है, ठीक है, क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट की मैं बात करूं तो इसमें एक केमिकल आता है दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट are those chemical substances which reduces the rate of transpiration without affecting metabolic activities of the plant is known as anti-transpirants। और anti-transpirants में, ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है,
फिनाइल मर्क्यूरिक, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, इसको एस्प्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। और हाई CO2 कंसंट्रेशन, एब्सिसिक एसिड, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन। तो ये सभी केमिकल्स क्या हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स ट्रांसपिरेशन को क्या है, रिड्यूस करते हैं बाय अफेक्टिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और जनरली इन केमिकल्स का जो यूज है हम कहाँ करते हैं, ड्राई फार्मिंग में यूज करते हैं, ठीक है। जनरली इन केमिकल्स का यूज कहाँ करते हैं, ड्राई फार्मिंग में करते हैं, ठीक है। जिन रीजन्स में वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है, ठीक है, इरिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो वहाँ ड्राई फार्मिंग हम करते हैं। तो ड्राई फार्मिंग का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स विदाउट इरिगेशन इन द रीजन ऑफ लिमिटेड मॉइस्चर, ठीक है, क्लियर। ये आप समझ गए एंटी ट्रांसपेरेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट यदि मैं पॉइंट की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की मैं यहाँ पे आपको जनरल यहाँ बात कर लेता हूं कि मिनरल्स हैं वो प्लांट्स में एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स प्लांट्स में दोनों तरीके से एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं, एक्टिवली और पैसिवली। यदि सॉइल में मिनरल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मिनरल कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मिनरल्स पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और यदि सॉइल में मिनरल कंसंट्रेशन कम है और रूट हेयर सेल में ज़्यादा है तब मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स बाय एक्टिव एंड पैसिव मेथड, दोनों तरीके से प्लांट्स मिनरल्स को क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एक्टिवली भी एब्जॉर्ब करते हैं और पैसिवली एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेजॉरिटी में जो मिनरल्स हैं वो एक्टिवली क्या है, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इज इट क्लियर। इस तरीके से ये जनरल डिस्कशन आप लोगों के लिए हो जाता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि एक्टिव और पैसिव में भाई क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वेरियस टाइप की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है, वेरियस टाइप की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इज इट क्लियर। ये मैंने आपको डिस्कस किया था वाटर एब्जॉर्प्शन में कि भाई एंडोडर्मिस वहाँ पे क्या है, चेक पॉइंट की तरह काम करता है। मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, वेयर ए प्लांट एडजस्ट क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स दैट रीच द जाइलम, ठीक है। तो ये डिसाइड प्लांट करता है, ठीक है, प्लांट की एंडोडर्मिस डिसाइड करती है कि किस सॉल्यूट को, किस मिनरल्स को जाइलम तक जाना है या किसी को नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि वेरियस टाइप की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये कहाँ, स्पेशली कहाँ, एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। इज इट क्लियर। तो ये जनरल डिस्कशन आपका हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम मैं मिनरल न्यूट्रिशन आपसे स्टार्ट करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। आप अच्छे से पढ़ते रहें स्टूडेंट्स, और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।